हाय कृष्णा, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षाल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षाओं से पढ़ रहे हैं ग्राम समाज और विकास के बारे में, जो लेखपाल का एक मुख्य टॉपिक है, और हमने फसलें पूरी तरीके से ख़त्म कर ली है। आज हम फसलों को लेकर उसको ग्राफ वाइज, चार्ट वाइज हम बताएंगे, जिससे रिवाइज हो जाएगा आपका किस प्रकार है। और हम थोड़ा संस्थानों की बात करेंगे, बोर्ड की बात करेंगे, और जो हमारी प्रमुख फसलें हैं उनमें रोग क्या है, उनके लक्षण क्या है, इसके बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक आज के। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी एवं भौगोलिक दशाएं। हमने पिछली जो फसल वाइज टॉपिक पढ़ा था उसमें कम ही टॉपिक में हमने जन्म स्थान की बातें कही थी। मिट्टी और भौगोलिक दशाओं के बारे में हमने पूरी बातें की थी। थोड़ा जन्म स्थान से रिलेटेड बात कर लेते हैं, जिससे और हमारा ये पूरा चार्ट के माध्यम से पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो हम सिर्फ 5 फसलों की जो मुख्य फसलें उसके बारे में बात करेंगे। देखिए चलते हैं। हमारी पहली मुख्य फसल है जिसके बारे में हमने बात की है, धान। धान की बात करते हैं। तो धान का जन्म स्थान इंडो चाइना। जलवायु क्या है, उष्णार्द्र जलवायु में ये इसकी खेती की जाती है। धान के लिए तापमान की आवश्यकता 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। धान की खेती करने के लिए हमें वर्षा के 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप आ जाते हैं कौन सी मिट्टी में इसकी खेती बेहतर उत्पादन होता है। इसकी खेती चिकनी और जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। चलिए हम दूसरे प्रमुख फसल की बात करते हैं, मक्का। मक्का को हम क्या कहते हैं, मोटे अनाज में इसकी गिनती करते हैं। मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका है। मतलब कि जन्म स्थान का यहाँ से रिलेटेड ये कि सबसे पहले कहाँ उगाया गया, कहाँ इसकी खेती गई, इससे इसका मतलब होता है जन्म स्थान से। तो मक्का का जन्म स्थान कहाँ है, मध्य अमेरिका। इसकी जलवायु, किस जलवायु में सबसे सर्वाधिक खेती की जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में। जो विषुवत रेखा का प्रदेश है उसके ऊपर शीत के बीच उष्ण और उपोष्ण के जो बीच का एरिया है उसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस एरिया में, इस क्षेत्र में मक्का की खेती की जाती है। तापमान इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, तथा वर्षा के 60 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यकता होती है। ये हम जो वर्षा होती है उसकी बात कर रहे हैं। जो हम अपने कृत्रिम उपयोग द्वारा सिंचाई करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये वर्षा जो मानसून द्वारा होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वर्षा इसको कितनी आवश्यकता है। इसको 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चलिए मिट्टी की बात करते हैं। तो इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। अब हम तीसरे अपने टॉपिक पे आते हैं। फसल है ज्वार। ज्वार का जन्म स्थान भारत। ज्वार सबसे पहले भारत में उगाई गई, बोई गई थी, इसकी खोज की गई थी। जलवायु उष्णकटिबंधीय। आप भारत के बारे में जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है और किस रीजन में उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पे खेती की जाती है। तापमान क्या है, 27 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। इसके लिए वर्षा 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए भी, ज्वार के लिए मोटा अनाज है, इसके लिए भी दोमट मिट्टी की आवश्यकता हमें होती है। चौथा हमारा मोटे अनाज में है बाजरा। बाजरा की खेती कैसे की जाती है। जन्म स्थान अफ्रीका है इसका। जलवायु इसकी उष्णकटिबंधीय। तापमान इसका 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा इसको 37 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। मिट्टी इसको बलुई और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, इसको आप नोट करते हुए चलिए। स्क्रीनशॉट अभी हम लेने का मौका आपको देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर से देख लीजिए। बाजरा अफ्रीका में इसका जन्म स्थान, उष्णकटिबंधीय जलवायु, तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 37 से 75 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा, मिट्टी बलुई और दोमट। चलिए हम धान के बाद गेहूं, जिसको भारत की दूसरी और सबसे लार्जेस्ट उत्पादन का फसल कहा जाता है, गेहूं, उसके बारे में बात करते हैं। गेहूं का जन्म स्थान मध्य एशिया का क्षेत्र है। जलवायु से समशीतोष्ण जलवायु चाहिए होती है।
तापमान इसे 15 से 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, वर्षा इसे 60 सेंटीमीटर चाहिए होती है। ये यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर है, लेकिन एवरेजन किताबों में 60 ही सेंटीमीटर लिखा रहता है। और मिट्टी बलुई से दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये है हमारे, जैसा कि रिवाइज करने के लिए हमने कहा था, और आप तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो रिवाइज करते होंगे। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या है इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फिर हम चलते हैं अपने दूसरे ग्राफ के ऊपर, जो हमारा है फसल के जो लक्षण है, रोग है। कुछ फसलें के बारे में हम आपको किसी ग्राफ की वजह से दिखाएंगे, लक्षण, रोग, इसके बारे में क्या प्रकृति है। तो हम दूसरे ग्राफ पे हम बात करते हैं प्रमुख फसलों के रोग व लक्षण। तो यहाँ पे हमारी कुछ फसलें हैं, फसल, रोग, लक्षण, हमने 3 प्रकार इसको डिवाइड कर दिया है। पहली फसल हमारी है जो चावल है। चावल में कौन सा रोग लगता है? चावल में अक्सर राइस ब्लास्ट रोग लगता है, जिसमें पत्तियां पर भूरे रंग की नाव की तरह दिखाई पड़ती हैं। जो धान की पत्तियां हैं, यहाँ पे धान लिखना चाहिए तो अच्छा रहता, धान, लेकिन अगर देखें तो चावल ही लिखा रहता है। जो धान की पत्तियां हैं उस पर नाव की आकृति की बन जाती है, सूख के भूरे रंग की हो जाती है, कोने कोने में भूरे रंग की हो जाती है, इससे ये रोग होता है। दूसरी फसल है हमारी गेहूं। गेहूं में रतुआ रोग लगता है। रतुआ रोग क्या है? पत्तियों पर पीले, काले, भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। जिस प्रकार चावल पे नाव के जैसे आकृति में पड़ते हैं धब्बे, इसी प्रकार जैसे चावल में ऐसे धब्बे पड़ेंगे। और जो ये हमारा गेहूं जिसमें रतुआ रोग लगता है, उसमें इस प्रकार डाटेड डाटेड पीले, काले होके, भूरे होके एक गेहूं की फसलों को खराब कर देते हैं। चलिए हम अपने तीसरे मुख्य टॉपिक पे आते हैं, गन्ना। गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है जो काफी प्रभावित होता है रोग से, जिसे लाल विगलन भी कहते हैं। इसका जो नाम एक और है रेड रॉट। रेड रॉट का मतलब क्या समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे है कि छोटे लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इनकी पत्तियों पर भी देखिए छोटे लाल रंग की इस प्रकार से पत्तियां हैं। ये जो पत्ती अगर है इसकी गन्ने की, तो इस पे छोटे लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा गन्ना अंदर से है, ये गन्ना है, अंदर की ये भाग पे लाल होने लगता है। कैसा होने लगता है? लाल होने लगता है, सूखने लगता है। उसके बाद जो सत से, ये जो सत इसके ऊपर निकलती है, इसमें कई छल्ले निकलने लगते हैं, जिससे कि गन्ने की फसल खराब हो जाती है, अच्छी हाइट का गन्ना नहीं निकलता है। तो हम अब चलते हैं चने की फसल के ऊपर। चना, इसमें उकठा रोग लगता है। इसमें पत्तियां कैसी पड़ जाती हैं? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, चने की पड़कर सूख जाती हैं। जब पत्तियां पीली पड़ जाएंगी तो कुछ समय बाद सूख जाएंगी। इससे क्या होता है? तथा इसकी जो जड़ें हैं, ये जो रूट है, ये काली पड़ जाती है। अगर काली पड़ गई तो यहाँ पे सूख जाएगी, तो हमारा जो चने का पेड़ है खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे रोग और लक्षण के बारे में हमने जानकारी दे दी। और अब एक हमारा और फसल बच जाती है, थोड़ा उसके बारे में हम लिख देते हैं, कितना वो है। अरहर। कौन सा फसल है? अरहर की फसल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो हम आखिरी हमारा मुख्य फसल बच गई है अरहर। देख लीजिए इसको, अरहर बच गई है। अरहर फसल क्या है? रोग, इसमें तना विगलन रोग लगता है, जिसे स्टेन रॉट भी कहते हैं। इसका लक्षण क्या है? मिट्टी की सतह के पास तना जो है भूरे हरे गहरे धब्बे का पड़ना होता है। देख लेते हैं, ये समझ लीजिए, ये तना है अरहर के पेड़ का। ये तना, ये जो निचला एरिया है, इसमें का भूरा गाढ़ा दाग और धब्बे पड़ जाते हैं और यहीं से कमजोर होने लगता है। उसके बाद क्या होती है? ये सूखते सूखते पतला हो जाता है, जिससे अरहर की जो पौधा है कट जाता है, और जब कट जाएगा तो पौधा नष्ट हो जाता है। यही इसका लक्षण, यही इसका रोग है, जिसे क्या कहते हैं? स्टेन रॉट कहते हैं। हमने मुख्य फसलों के बारे में लक्षण और रोग पढ़ लिया।
और अब हम जो मुख्य हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन जहाँ से पूछते हैं, वैसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और इस समय जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो है संगठन, बोर्ड, संस्थान फसलों के कौन कौन से हैं, कहाँ कौन सी प्रयोगशाला है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट ग्राफ में अब हम आपको डिस्कस करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए हम अपने दूसरे ग्राफ पर आ गए हैं, प्रमुख कृषि बोर्ड। चलिए बोर्ड की बात कर लेते हैं। कृषि में कौन कौन से बोर्ड है? कॉफी बोर्ड पहला देखिए, चलिए आप देखते चलिए। कॉफी बोर्ड ये कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में है। कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटक। दूसरा रबर बोर्ड, कोट्टायम केरल। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय मांस व कुक्कुट प्रसंस्करण दिल्ली। ये है भारत के कुछ प्रमुख कृषि बोर्ड, जिसको आप इनको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। कृषि के टॉपिक में इसको भूलना मतलब खतरा मोल लेना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट देख कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब हम अपने तीसरे ग्राफ पे आ जाते हैं। प्रमुख कृषि संगठन। प्रमुख कृषि संगठन कौन कौन से हैं? या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को मिला के हमने जो प्रमुख सिर्फ है, खास यही बस लिखा है ग्राफ पे, और बाकी हम आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराएंगे बाद में। तो देखिए पहला कौन सा है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। कौन? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दूसरा समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे है? समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। आप इसको देखते चलिए, नोट करते हुए चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तीसरे पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस। अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान कहाँ पे है? क्या है? अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान, ये है हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में है। कहाँ पे है? अलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। और हमारा आखिरी पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में ये संगठन है कुछ प्रमुख। और अब हम आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जो प्रमुख कृषि संस्थान है, ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य से ज्यादा जानकारी लेंगे, उसके बाद हम यूपी की परिप्रेक्ष्य से थोड़ा हम आपको डिटेल्स बताएंगे।